Today we'll start the chapter 1 of NCERT, which is real numbers. And believe me guys, if you will follow this completely, so we'll cover the entire chapter in detail, right? And if you follow this entirely, you don't need to go to anyone, right? कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है. आप इसको पूरा completely follow करो, try to understand. जहाँ पे समझ नहीं आए, pause the video, then again try to understand, then play the video, right? So you don't need to go anywhere, right? So we will be discussing everything in detail and with also many questions, right? So let us start with real numbers. So you would have studied about the numbers, right, in the 9th class. तो numbers में हमारे पास division होता है कि we find out कितने type के numbers होते हैं हमारे पास, right? तो हमारे पास numbers में हमने चीजें कुछ categorize की थी. थोड़ा सा हम एक overview ले लेते हैं उसका. देखो numbers में क्या है, आपके पास दो चीजें थी, ठीक है? अब उन दो चीजों में भी कैटेगराइजेशन है. पहली में क्या था, देखो हमारे पास सबसे पहले काम है, दो टाइप के थे. एक तो है रियल नंबर्स, जो कि हमारा इस क्लास का पर्पस है, और दूसरे थे इमेजिनरी नंबर्स. हमें अभी इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे रियल नंबर्स में भी कैटेगराइजेशन है कि रियल नंबर्स में हमारे पास अलग अलग टाइप की चीजें हैं. यहाँ पे इसको देख लेते हैं. तो यहाँ पे रियल नंबर्स में सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं इसमें. तो यहाँ पे रियल नंबर्स में क्या है, आपके पास रैशनल नंबर्स हैं और इररेशनल नंबर्स हैं. सो यू हैव रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, ठीक है? अब रैशनल में भी आपके पास वो सारी कैटेगरीज आ जाएंगी. अगर आप ध्यान से देखोगे तो रैशनल में भी क्या आ जाएगा, होल नंबर्स आ जाएंगे, है ना जी? आपके इंटीजर्स आ जाएंगे. आपको पता है ये p बाई क्यू की फॉर्म होती है, वेर p एंड q एंड इंटीजर्स. ये भी हम करेंगे डिस्कस सारी चीजें, ठीक है? और इरेशनल में क्या होगा, जो रियल नंबर रैशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे. ये बस मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ. ये सब चीज हम करेंगे डिटेल में डिस्कस, ठीक है? ये बस एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ. तो यहाँ पे नंबर्स में देखो इतनी सारी चीजें हमने करी थी डिफाइन. अब यहाँ पे क्या होगा, हमको इमेजिनरी नंबर से कोई अभी लेना देना नहीं है. विल जस्ट लुक एट द रियल नंबर्स, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा सा कैटेगराइजेशन हो चुका है. अब बेसिकली रियल नंबर्स को हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स क्या चीज है, ठीक है? रियल नंबर्स में हम ऐसा कहते हैं कि दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है? इस तरह से हम इसको बोलते हैं. आप इमेजिनरी नंबर्स को नंबर लाइन पे नहीं कर सकते हो. रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. वो आपने करा होगा लास्ट क्लास में, 9th में, हाउ टू प्लॉट 2 या हाउ टू प्लॉट 1, हाउ टू प्लॉट रूट 2. सो ये अच्छी सारी चीजें यू हैव डन इन दैट क्लास, राइट? दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. तो यहां से अब हमको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि रियल नंबर्स क्या है, उनमें कैटेगराइजेशन है रैशनल, इररेशनल, ठीक है? अब रैशनल में भी बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे और उसकी डेफिनेशन क्या है, विल ट्राई टू लुक अप ऑल द थिंग्स, ठीक है? अब रियल नंबर्स में स्टार्ट करने के लिए विल ट्राई टू डू द फर्स्ट थिंग दैट इज देयर, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है? तो लेट अस राइट दिस डाउन. उसकी डेफिनेशन भी करेंगे एंड विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट एग्जैक्टली सेज, ठीक है? सो विल ट्राई टू कवर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है? अब ये जो नया वर्ड है लेमा, इससे तो देखो घबराने की तो जरूरत नहीं है. आप ऐसा समझो, सिर्फ लेमा का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट है ना. ये कोई भी एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करेंगे टू सॉल्व क्वेश्चंस और टू प्रूव एनी अदर स्टेटमेंट, ठीक है? लेमा क्या हो गया, लेमा इज नथिंग बट एनी प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है? अब पहले हम डेफिनेशन से पहले कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ठीक है? मान लो आपके पास कोई भी सेट ऑफ नंबर्स की कोई भी चीज है, ठीक है? जो भी आपको अच्छी लगती हो आप इमेजिन कर सकते हो. और व्हाट यू कैन से, जिसको चॉकलेट अच्छी लगती है ना, चॉकलेट कर सकते हो, है ना? और बाकी किसी को जितना भी नंबर है कोई भी अच्छी चीज लगती है. तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है?
तो देखो चॉकलेट्स में क्या होगा, हमको पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। हम अलग अलग केसेस लेते हैं, ठीक है, अलग अलग केसेस मतलब लेट अस से कि पहले केस में कुछ और नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, सेकंड केस में कुछ और नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, ठीक है, उस तरह से। तो फर्स्ट केस में देखो क्या होगा, अगर हमको ऐसा लिखा हुआ है, इफ काउंटेड इन पेयर्स, इफ काउंटेड इन पेयर्स, तो बोला जा रहा है कि वन विल रिमेन, एक रह जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़े से कॉमन सेंस इसमें लगा सकते हो। पेयर्स में काउंट हो रहा है, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो पेयर में काउंट हो रहा है लेकिन एक रह जाएगा, तो आपको पता है क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि हमारे पास अगर 4 चॉकलेट थी, ठीक है, मान लो ऐसा हो गया 1 1 1, ये 5 चॉकलेट थी, यहाँ पे 5 होनी पड़ेंगी। अगर आप पेयर में काउंट करोगे, इफ यू विल काउंट इन पेयर्स, तो पेयर में देखो इसका पेयर बन गया, ठीक है, इसका पेयर बन गया, अभी भी क्या रह गया, वन विल रिमेन। तो जो एक है वो रह गई, ठीक है, ये वाली रह गई, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, दो पेयर हो गए ना, एक में कितने आ रहे हैं, एक में पेयर में कितना होगा, दो होंगे। तो अगर मान लो इस चॉकलेट का नंबर मान लो पी था, ये चॉकलेट का नंबर या नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना है, पी, तो क्या हम पी को ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल्स 2 टाइम्स n प्लस 1, ठीक है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, 5 की जगह 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, है ना। तो हम उनको लिख देते हैं कि ये तो पेयर के लिए आ गया, कि एक पेयर में दो चाहिए, तो दो के मल्टीपल बनेंगे ये सारे, तो 2n लिख दिया, उसको एक रह जाएगा, उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स कुछ और रही होंगी, ठीक है, ऐसा कुछ एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो वी हैव इन द सेकंड एग्जांपल, हम मान लेते हैं इफ काउंटेड इन थ्रीज, ठीक है, तीन तीन में हमने काउंट किया है। तो अगर बोलता है कि टू विल रिमेन, टू विल रिमेन, ठीक है। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि ऐसे तीन तीन में आपने अगर बनाए हैं तो दो रह रहे हैं, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो ऐसा, अब दो की जगह तीन तीन के बनाएंगे, ये तीन का हो गया, ये तीन का हो गया, एक और बना लो चलो। ये एक एग्जांपल लिया है सिर्फ हमने, है ना, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी। यहाँ पे ये एक वन आ गया, वन और ये वन, ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, और एक वन और वन यहाँ रह गए, ठीक है। अब देखो जब उसने बोला है कि तीन तीन के हमको सेट बनाने हैं, काउंटेड इन थ्रीज, ठीक है, तो ये तीन तीन के सेट बन गए हमारे, तो दो रह गए, फिर भी क्या हुआ, दो हमारे पास रह गए हैं, इसका हमको तीन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीन तीन का मल्टीपल हो रहे होंगे और दो एक्स्ट्रा आ रहा होगा, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, पी है, तो तीन तीन के यहाँ पे बन रहे होंगे सेट, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम, 3 × n, क्योंकि हो सकता है n क्या हो, वन हो, थ्री का एक ही सेट बन रहा हो, n2 होगा तो थ्री का दो ही सेट बन रहे होंगे। यहाँ पे अगर फिर यहाँ पे हमारे वाले केस में कितना है, n3 है, क्यों, कि तीन के तीन सेट बन रहे हैं और दो रह रहे हैं हमारे पास, दो रह गए, ठीक है, तो ये टोटल हो गया, ठीक है। अलग अलग केस लिए हैं, दोनों में अलग अलग है हमारे पास, अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, बस ये बताने के लिए कि हम ऐसे लिख पा रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ से, यहीं से आता है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब देखो हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, अब स्टेटमेंट को समझना कि ये जो हमने अभी किया है वो उसको वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास वो थ्योरम 1.1 के नाम से लिखी हुई है, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस डाउन एज थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.1 जो कि क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब वो क्या कहता है, विल राइट डाउन द स्टेटमेंट, इट सेज गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है a एंड एक पॉजिटिव इंटीजर है b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, उम्मीद करता हूं सबको पता होगा कि इंटीजर क्या होता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, ये स्टेटमेंट को एकदम रट लेना,
और इसकी एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। क्यू एन आर सेटिस्फाइंग A equals BQ plus R, where R क्या होगा, 0 या उससे बड़ा, लेकिन क्या रहेगा, B से छोटा रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है ये सारी चीजें, देखो आपने बचपन में पढ़ी होंगी कि कौन क्या क्या चीजें कहलाती हैं। इस R को हम क्या बोलते हैं, ध्यान दो, रिमाइंडर। ठीक है, भूल जाते हैं बहुत सारे लोग कि क्वोशंट क्या है, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्यू है, क्यू को क्या बोलेंगे हम, क्यू इज नथिंग बट द क्वोशंट। और बी क्या है, डिवाइजर, इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है इस चीज को। और बेसिकली दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नाउ यहाँ पे ये स्टेटमेंट एक बार रीड करो और ट्राई टू फॉलो हमने जो एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ऐसे एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपको ये याद रखना है कि दैट दिस पर्टिकुलर थिंग r, दैट इज रिमाइंडर, क्या होगा, हमेशा b से छोटा रहेगा, कभी बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ऑल दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्या था, ये क्या है, 5 है ना, p क्या आ रहा है यहाँ पे, हमारे वाले केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए 5 आ रहा था। तो बेसिकली 5 को हमने कैसे प्रेजेंट किया, ध्यान दो, 5 को हमने यहाँ पे लिख रखा है, 5 इज इक्वल टू, इसी स्टेटमेंट को लिख रहे हैं हम दोबारा से फर्स्ट वाला एग्जाम्पल के लिए, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, यही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, n क्या है यहाँ पे, 2, दो साइड बन रहे हैं ना। अब सेकंड वाले केस के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड केस के लिए हमारे पास देखो कितने हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है, तो 11 इज इक्वल टू, 3 3 के हैं सेट, और कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 सेट है, और कितने रह गए, 2। तो बेसिकली देखो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, देखो क्वोशंट, डिवाइजर, रिमाइंडर, यही चार सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब इसमें देखो, उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो हम और कुछ एग्जाम्पल ले लें इनके अलावा, लेट अस टेक, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 42 एंड 35। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है कौन सा बड़ा है दोनों में से। ठीक है, जो बड़ा होगा वो इस साइड आएगा ए के प्लेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 42 बड़ा है, तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो देखो वो कैसे होगा, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू क्या लिखें, सोचो, 2 लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो हमको करना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 1 ही करना पड़ेगा। ठीक है, बचा कितना, 7। तो यहाँ पे देखो r कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, q मतलब क्वेश्चन कितना हो गया, 1 हो गया, और b डिवाइजर कितना हो गया, डिवाइजर पता ही है हमें, 35। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ये आप अपने आप भी करके देखो, है ना, वीडियो पॉज करो, जैसे मैंने लिखा था 42 एंड 35, खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ और चेक करो कि सही आया था या नहीं आया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 455। ठीक है, अब देखो 455 एंड 42, अब खुद से वीडियो पॉज करके देखना कि आगे क्या आने वाला है। ठीक है, अपने आप देखना है इसको, और फिर ट्राई करना कि सही आया था या नहीं आया था। अब देखो इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 455 है, 455 बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, 455 इज ग्रेटर देन 42। अब 42 को देखो, अब 42 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, आइडिया लो, आइडिया। आप देखो, या तो सीधा डिवाइड कर सकते हो जैसे आप डिवीजन करते हो, उस तरह भी कर सकते हो, वरना आप डायरेक्टली सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। 42 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 420 आया। ठीक है, अब 42 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 420 आया। अगर आप 11 से करोगे तो 420 में 42 और ऐड हो जाएगा, ये होती है ना पहाड़े, तो ऐसे होती, तो कितना हो जाएगा, 460 से ऊपर हो गया, तो 455 से ऊपर चला गया, तो नहीं करना हमें, मतलब
हमें किससे करना है फिर इसका मतलब 10 से करना है। तो ऐसे आप आइडिया लगाते चलो, 10 से करेंगे कितना हो गया, 420 हो गया, बचा कितना 35। आ गया हमारा आंसर, इसको कर लिया हमने ऐसे रिप्रेजेंट। ठीक है, अब खुद से पॉज करके सारी चीजें अपने आप से सोचो और ये चीजें अपने आप ट्राई करो। ठीक है जी, अब इसमें हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जिंदगी आसान है अभी तक कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे आपके पास कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप सबको ऐसे ही करोगे। ठीक है, आपको दे रखा होगा ए और बी, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको थ्योरम 1.1 के थ्रू। और ये बेसिकली है क्या है, ये थ्योरम 1.1 ही क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ठीक है, दिस इज थ्योरम 1.1। ठीक है जी, अब देखो हम लोग इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट द एचसीएफ। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर का हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। अब उसको हम बोलते हैं बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हम क्या यूज करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। अब वो है क्या, क्या चीज है अभी देखते हैं। तो विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्गोरिदम का मतलब क्या होगा, ये प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसीजर आप बोल सकते हो, है ना, ये प्रोसीजर है। और वो क्या थी, डेफिनेशन थी। तो अब ये क्या है, उस डेफिनेशन को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, दैट इज द प्रोसीजर। तो उस प्रोसीजर को कैसे काम करना है, वो प्रोसीजर कैसे काम आएगा, सो विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट थिंग। नाउ व्हाट विल डू हियर इज विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या प्रोसीजर यूज करना है और एचसीएफ एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट मी ट्राई टू राइट डाउन फ्यू स्टेप्स। वो स्टेप्स लिखने के बाद विल ट्राई टू कवर कि कैसे उनको यूज करना है। ठीक है, so with the help of this, we'll try to find out HCF of two positive numbers, right? Now, we'll try to write down these steps. So let us try to write down this step one. अभी स्टेप वन कैसे यूटिलाइज करेंगे, इनको कैसे हम यूज करने वाले हैं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अभी सिर्फ स्टेप्स लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारे पास सी और डी हैं। ठीक है, वेयर सी इज ग्रेटर देन डी, ये है हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन इज नथिंग बट वील हैव टू डायरेक्टली अप्लाई, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो ये हमने क्या लिख दिया, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख दिया, टू सी एंड डी, राइट। सो वी फाइंड होल नंबर्स, सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R। ठीक है, सच दैट C इक्वल्स डी क्यू। तो देखो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही था, C इक्वल्स डी क्यू प्लस R, जहां पे R क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। R क्या होता था, 0 से बड़ा होता था, और D से क्या होगा, छोटा, D के कभी बराबर नहीं होगा। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये चीज याद रहेगी अपने आप ही, ऐसे याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो यू विल हैव टू जस्ट सी द क्वेश्चन और आप अपने आप स्टेप्स को अप्लाई करोगे। ठीक है, सो हियर इज दिस स्टेप वन। स्टेप टू की बात करते हैं। स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू, अगर R 0 आ गया, ठीक है, इफ R इक्वल टू 0, तो जिंदगी बहुत आसान है हमारी। ठीक है, तो D ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। D इज HCF ऑफ C एंड D, कहानी खत्म। ठीक है,
लेकिन जिंदगी इतनी ईजी नहीं होती है, ठीक है, पता है आप लोग को। तो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जिसमें आर जीरो नहीं आ रहा होगा, तो हम उसका भी इलाज करेंगे, चिंता मत करो। अगर आर जीरो है तो डी इज द एच सी एफ ऑफ सी एंड डी, ठीक है। इफ नॉट, इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोबारा से क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। ध्यान रखो, डी एंड आर। डी क्या था, यहां पे जो नया डिवाइजर आया वो डी था, और आर। तो हर बार क्या करोगे, ऐसा ही करोगे, डिवाइजर को लोगे, रिमाइंडर को लोगे, डिवाइजर को लोगे, रिमाइंडर को लोगे, ठीक है। ऐसा ही चलता रहेगा। ये हो गया स्टेप 2। अब आपको पता चल रहा होगा स्टेप 3 क्या होने वाला है। तो ऐसा क्या रहेगा, वी हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस, वी हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल व्हेन, टिल द रिमाइंडर इज 0, टिल रिमाइंडर इज 0। अब रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो एचसीएफ क्या होने वाला है, देखो आपको पता है, जब रिमाइंडर 0 आ गया था तो डी क्या है, एचसीएफ है। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप में डिवाइजर क्या होगा, उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा दैट विल बी नथिंग बट द एचसीएफ ऑफ सी एंड, ठीक है। अब ये स्टेप थोड़ा ऐसा भारी भरकम लग रहे हैं देखने में, बट व्हेन वी विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस तो अब बहुत इजी लगेंगे। पर अभी कम से कम एक बार वीडियो पॉज करके आप जरूर देख लो कि ये स्टेप्स हैं क्या, ठीक है। we'll try to apply this to find out HCF of numbers, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि HCF क्या होने वाला है, राइट। सो लेट अस ट्राई टू हैव वन क्वेश्चन जहां पे हमारे पास HCF निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट HCF find HCF of 4052 and 12576, राइट। अब इसमें तो घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, है ना, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। स्टेप 1 देखो क्या है। अब अपने आप करो, ठीक है, सारा पूरा वीडियो पॉज करो और सारे जो स्टेप्स है ना अपने आप फॉलो करो एंड ट्राई टू सी कि आपका एलसीएम एचसीएफ जो है सही आया है नहीं आया है, ठीक है। स्टेप 1 तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ, लेट मी फाइंड आउट विद दिस स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, वी हैव टू अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन दीज टू नंबर्स। पहले तो बड़ा कौन सा ये पता लगाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ा काम है नहीं, ये 12,576 यही बड़ा है ना, 4052 से। तो अगर ये बड़ा है तो आपको पता है कि ये कहाँ आने वाला है, तो ये आएगा इस साइड। सो यहाँ पे तो हम कर लेते हैं, लेट अस से दिस इज द सॉल्यूशन। तो 12576 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा 4052 इनटू समथिंग आएगा, फिर यहाँ पे प्लस समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया, अब आप इसमें ना आइडिया लगाओ चीजों का कि कैसे कहानी चल रही है। ऐसा नहीं कि आप देखो, अब देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पहुंच रहा है, तो इससे बड़ा होगा डेफिनेटली 12,576 से। लेकिन अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे छोटा ही आ रहा है, ठीक है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर बचेगा कितना, 420 बचेगा। ये अपना आप करके देखना है, स्टेप सारे स्टेप बाय स्टेप करो ये सारी चीजें। रिमाइंडर 0 नहीं आया, बिल्कुल। अब करोगे स्टेप 2। क्या है स्टेप 2, रिमाइंडर को और डिवाइजर को साथ लेते हुए क्या लगाओगे आप, रिमाइंडर को और डिवाइजर को साथ लेते हुए आप क्या लगाओगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है जी, लगाते हैं। तो डिवाइजर इस वाले केस में क्या है 4052, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे रिमाइंडर क्या था 420। अब ऐसा करोगे 420 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है जी। अब देखो 420 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4200 ऐसा कुछ बन जाएगा, जो कि इससे बड़ा होगा। तो जस्ट छोटा नंबर है 9, 9 से मल्टीप्लाई करो, प्लस बचेगा 272। ये एक्सरसाइज आप रफ वक्त में करना पूरी सारी, उसके बाद ये स्टेप्स लिखोगे आप। ऐसा मत सोचना कि डायरेक्टली कैसे आ रहा है,
ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फिर से जीरो नहीं आया। अब डिवाइजर क्या है, 420 है। अब रिमाइंडर क्या है, 272। ठीक है, तो 272 रिमाइंडर है, अब डिवाइजर 420 है। अब 272 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 420 से बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ठीक, बचा क्या, 148 बचा। ठीक है, आप ये सब चीजें चेक करोगे अपने आप करने के बाद। ठीक है, अब क्या होगा, फिर भी जीरो नहीं आया। 272, अरे करते ही जा रहे हैं हम तो, पर करना पड़ेगा। 148, ठीक है, 148 को क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि 300 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि इससे बड़ा रहेगा। अगेन क्या रहेगा, इंटू 1 प्लस 124। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, 148 फिर दोबारा से आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 148। तो 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अब डिवाइजर क्या है, 124 है, तो 124 इक्वल्स, यहाँ पे क्या है, 24 है। ठीक है, तो 24 इंटू कितना आ जाएगा बताओ, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है, 120 आता है। कितना बच गया, 4 बच गया। अभी भी जीरो नहीं आ रहा, करते ही रहेंगे हम तो ऐसे। तो यहाँ क्या बच गया देखो, 24 हो गया। 24 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 4। 4 इंटू 6, 24 हो रहा है कंप्लीटली। अब जाके रिमाइंडर जीरो आया है। तो डिवाइजर क्या है, वही क्या होता है, ये देखो जो ये रिमाइंडर था यहाँ पे वो अब डिवाइजर बनता है ना, तो जो डिवाइजर होता है वही बनता है। ठीक है, डिवाइजर होगा वही बनेगा, तो आपको आंसर पता है, तो मैं बस आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो देखो इस तरह से हम निकालते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये प्रोसेस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या है, एल्गोरिथम बोलते हैं। ये प्रोसीजर है बाय विच वी फाइंड आउट द एचसीएफ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसके बाद लेट अस ट्राई टू सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें भी आप अपने आप देखना कि हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं HCF ऑफ नंबर्स, राइट। इसके बेसिस पे आप एंटायर एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हो, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, यू कैन कंप्लीटली सॉल्व द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द चैप्टर, राइट। तो अब हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं विद द क्वेश्चंस वी हैव, कि आपको क्या निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके यू हैव टू फाइंड आउट द HCF, फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने। मान लो आपके पास पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 135 एंड 225। ठीक है, अब इसमें देखो आपको पता है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, आप पॉज करके आंसर चेक करना अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 225 इज ग्रेटर, तो 225 इक्वल टू, अब देखो 135 इंटू समथिंग आएगा। अगर हम 135 इंटू 2 करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि क्या है, यही बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे इंटू 1 करेंगे, इंटू 1 करेंगे तो बचेगा क्या। ठीक है, बस वो देखो क्या बच जाएगा, 90। अभी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो सेम प्रोसेस, डिवाइजर 135 यहाँ लिख लो, इक्वल टू 90 इंटू, अब देखो 90 इंटू 22 करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो नहीं करेंगे तो 90 इंटू 1 ही करेंगे, क्या बचेगा, 45। ठीक है, बस हमेशा एक यही चीज याद रखो इसमें, कि ये वाला जो नंबर है डिवाइजर यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है, ये रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइजर बन जाता है, बस हर स्टेप में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, और कब तक करेंगे, जब तक जीरो ना आ जाएगा। तो 90
इक्वल टू, अब क्या आएगा देखो आगे, 45 इंटू 2 आएगा, ठीक है, प्लस 0, ठीक है जी। अब जो 45 है वो है क्या, डिवाइजर, क्योंकि जो यहाँ रिमाइंडर होता है वो यहाँ डिवाइजर बनता है, दिस इज द डिवाइजर इन द लास्ट स्टेप। तो जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है उसी वाले लाइन में जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो HCF ऑफ 135 एंड 25, 225 इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखो सेम ही प्रोसेस यूज कर रहे हैं, बार बार सेम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो ऐसा नहीं कि आप देख के बैठते रहोगे, बैठ के देखते रहोगे, आप क्वेश्चन को करो, ठीक है। उसके बाद देखो आपका सही है या नहीं है, या उसमें कोई चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है। तो अब देखो हम लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं और उसको हम फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अगेन वी हैव टू नंबर्स, मान लो 867 एंड 255। तो बेसिकली ये क्या है, आपका एक्सरसाइज 1.1 की मैं चीजें करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में आप पूरी सॉल्व कर सकते हो उसको, और पूरी सॉल्व करनी है आपको, ठीक है। बड़ा कौन सा है, 867, 867 इक्वल टू 255। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करना है, 255 को अगर 3 से करोगे तो कितना आएगा, 600, और वहां पे कितना बनेगा, 150, ठीक है। तो 750 समथिंग बन रहा है। लेकिन अगर 4 से करोगे तो और बड़ा हो रहा है, तो ये चीज आपको सोचनी है, ठीक है। इंटू 3 कर लिया, बचा कितना, 102। ये डिवीजन तो आपको करना है, यू हैव ऑलरेडी डन, तो रफ में करोगे डिवीजन आप, ठीक है। अब जीरो तो है नहीं, 102, तो आगे दोबारा क्या होगा, 255 इक्वल टू 102 इंटू, अब देखो आपको साफ साफ पता चल रहा है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 51 आ गया, ठीक है। अब 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, खत्म कहानी। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, डिवाइजर क्या है, सभी लोगों को पता चल गया डिवाइजर क्या है, 51। तो HCF क्या हो जाएगा, 51, ठीक है। आप ऐसा लिखोगे कि जब आप सब्जेक्टिवली सॉल्व कर रहे हो उसको यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ऐसा पूरा लिखोगे, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके। कि यूजिंग लिक्विड्स, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव अराइव्ड एट दिस स्टेप, तो आप इस तरह से चीजें लिखते चलोगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि कुछ और तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और कुछ थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता कुछ और चीजें भी आएंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा उसको लिखूंगा मैं शॉर्ट में, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वी हैव 420 हमारे पास काजू की बर्फी है ना, अब तो सबको अच्छा लग रहा होगा, 420, ठीक है। 420 क्या हो जाएंगे हमारे पास, काजू बर्फी हो जाएंगी, दी हुई है, ठीक है। और हमारे पास 130 क्या है, बादाम, बादाम बर्फी, ठीक है, पीसेस है। मेरे को तो काजू वाली ज्यादा पसंद है, नंबर भी ज्यादा है इसमें, 420 है। पर देखो काम क्या करना है, मैं सोचो, अब दो ये सिचुएशन देखो, जब आप लेने जाते हो ना दुकान पे, तो वहां पे भी ऐसी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो। क्वेश्चन देखो क्या है, अब है क्या कि इनको ऐसे लगाना है कि आपके पास एक, इनको स्टैक्स में लगाना है, ठीक है। जैसे आप आपने देखा होगा, जब आप लेने जाते हो तो एकदम लाइन में लगी रहती है बर्फीस, है ना, कि यहाँ पे एक लाइन हो गई, फिर दूसरी लाइन हो गई, तो आपको लाइन में से निकाल निकाल के वो देता है, ठीक है, वे करता है, एंड देन ही प्रोसीड्स। तो यही काम है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि इनको स्टैक्स में अरेंज करना है ताकि सेम नंबर आए, ठीक है। दे हैव टू बी अरेंज्ड इन स्टैक्स हैविंग सेम नंबर, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, अरेंज इन स्टैक्स
हैविंग सेम नंबर ऑफ बर्फीज। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा इसको समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे लगाना है सच दैट दे टेक लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। ट्रे में लगी होती है सारी चीजें। ठीक है, सच दैट दे टेक लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। कम से कम एरिया कवर करें ट्रे की। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर आपने हम इसको ऐसे बना लेते हैं, मान लो ऐसे ट्रे है, देखा होगा ये जब आप रक्षाबंधन होता है या फिर और कोई त्योहार होता है तो ऐसे बाहर लगा लेते हैं वो लोग। तो यहाँ पे देखो क्या होगा। तो मान लो आप ऐसे काजू की बर्फी है, तो मान लो क्या ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे लगी होती है ना, मान लो ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे ऐसे लगी हुई है। तो अब ऐसे ऐसे लगी हुई, तो हमको क्या करना है, एक तो सेम नंबर होने चाहिए हर स्टैक में। मान लो यहाँ पे अगर 2 हैं या यहाँ पे अगर 3 है, तो अगले में भी कितनी होंगी, 3 ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे भी फिर 3 ही होने चाहिए। यही समझने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे। तो पर हमको करना भी ऐसे है कि मिनिमम एरिया है, पर सेम नंबर भी आना चाहिए हर स्टैक में। तो सोचो किसकी बात कर रहा है। तो मतलब क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे एक तो कॉमन की बात हो रही है ना, हर उसमें क्या हो रहा है, सेम नंबर ऑफ बर्फी आनी चाहिए। ठीक, कुछ कॉमन की बात हो रही है, तो मतलब या तो आपके पास एचसीएफ की बात हो रही होगी क्योंकि ये क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या एलसीएम की बात हो रही होगी। अब सोचो हम किसकी तरफ जा रहे हैं इसमें, एरिया कम से कम आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम आना चाहिए, तो हमको नंबर ऑफ जो बर्फी रखनी है हर एक स्टैक में ज्यादा से ज्यादा रखनी, तभी तो एरिया कम से कम होगा। सोचो ये चीज, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन मिल जाए वो चाहिए हमको, तभी एरिया कम हो पाएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लगा पाओगे एक स्टैक के अंदर, उतना कम एरिया होगा। लेकिन देखो ज्यादा ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आप 420 के 420 एक ही स्टैक में लगा दोगे, एक ही लाइन बना दोगे, उसमें 420 बर्फी डाल दोगे, नहीं होगा ना ऐसा। क्यों, क्योंकि सेम होने चाहिए। ठीक है, हमको सेम बनाने हैं स्टैक्स, बर्फी काजू वाले भी और बादाम वाले भी। ठीक है, मान लो अगर आपने काजू बर्फी रखी एक स्टैक में 50, ठीक है, तो 50 50 50 करके काजू बर्फी रखी, ऐसे 50 50 करके आपको बादाम बर्फी रखनी है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके मल्टीपल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैक्सिमम एरिया करने के लिए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, तभी सबसे ज्यादा से ज्यादा लेंथ के जो है स्टैक्स बनेंगे। ठीक है, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट बेसिकली दी HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करना है, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बस आपको ये देखना है कि आपको HCF का फाइंड आउट करना है और LCM का फाइंड आउट करना है। HCF ऑफ 420 एंड 130। तो एक क्वेश्चन, अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम थी, हमने कन्वर्ट किया है इसको इसमें। अब ये सेम प्रॉब्लम बन गई जो हमारे पास होती है, वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वी विल गेट 420 इक्वल्स 130। ये तो सिंपल हो जाएगा हमारे पास, 13 × 3 कितना होता है, 39 होता है, प्लस 30। ठीक है, फिर 130 आ गया, दैट इज इक्वल टू 30 × 4। ठीक है, प्लस 10। अब क्या आ गया, 30 इज इक्वल टू 10 × 3, खत्म कहानी। डिवाइजर क्या आ गया, 10। तो इसलिए HCF क्या आ गया, HCF आ चुका है 10। 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। ठीक है, HCF 10 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 10 के पीस रखने पड़ेंगे हर एक लाइन में। ठीक है, आप अगर 11 रख लोगे या 12 रख लोगे, एरिया तो कम हो जाएगा, लेकिन हर एक में 11 नहीं रख पाओगे, कुछ ना कुछ रह जाएगा। सोचो वो एग्जांपल जो हमने पहले किया था, इफ काउंटेड इन 2 1 विल रिमेन, इफ काउंटेड इन 3 2 विल रिमेन। ठीक है, तो कोई ना कोई बच जाएगा, तो बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए इसमें, वी विल यूज दी HCF। इसको थोड़ा सा सोचो, देन यू विल कम टू नो कि यहाँ पे हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी लेके देख लिया उसका। ठीक है, तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन में वो क्या करना है, हमको HCF लेना है। ठीक है, so this is how we have taken the HCF of this. Now
व्हाट विल डू इज लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चन जिसमें क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना. अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देन यू विल ट्राई टू थिंक अबाउट इट. ठीक है. ये क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है. और इसमें थोड़ा सा आपको सोचना थोड़ा सा अलग से है बस. ठीक है. हमको देखना है, इसमें करना है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ठीक है. शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form किस फॉर्म का है? 6q+1. ठीक है. और 6q+3 और 6q+5. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा अगर पहली बार आप कर रहे हो, पहली बार में आपने क्वेश्चन कर लिया है तो इट इज वेरी वेरी. ठीक है. अब देखो, अब इसको थोड़ा सोचो और समझो क्या कह रहा है. ठीक है. पॉज इट एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. ठीक है. अब सबसे पहली चीज है, आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आता है ना, तो सबसे पहले आप सबसे सिंपल चीज a=bq+r लिखो. ठीक है. तो जस्ट राइट डाउन a=bq+r. उससे हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा, क्योंकि हमने इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा है ना अभी तक. तो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है तो हमको उसको यूज करना है. तो a=bq+r. अब देखो ये किस फॉर्म में, ध्यान से देखो ये तो पता चलेगा आपको. 6q+1, 6q+3 इस तरह से आ रहा है ये. ध्यान से देखो. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना. 6q प्लस रिमाइंडर, 6q प्लस रिमाइंडर 3, 6q प्लस रिमाइंडर 5, उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो हमको ये पता है कि हम अगर b को क्या लेना चाहिए हम, फिर हमको, क्योंकि b तो क्या है, कुछ भी हो सकता है, हम एक जनरल उसकी बात कर रहे हैं, है ना. b कुछ भी हो सकता है. तो b हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे. अगर मान लो 3q+1 दिया होता तो हम 3 लेते. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6q+1 लिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, लेट b=6. तो a कितना हो जाएगा, 6b+r हो गया. ठीक है. अब आपको पता है 6b+r हो गया, तो r की वैल्यूज क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए. जीरो से, ये जीरो या जीरो से बड़ा होगा. ठीक है. जीरो या जीरो से बड़ा होगा. और किससे छोटा होने वाला है, 6 से छोटा होने वाला है. इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो गई, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 हो सकती है. ठीक है. ये हो जाएंगे हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर. अब इसमें देखो, जब ये आपके पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आ गई, इसका मतलब आप ए को कैसे लिख सकते हो, आप ए को फिर इसका मतलब इन सारी चीजों में लिख सकते हो. तो ए क्या हो जाएगा, देखो हम लिख के देखते हैं. a क्या हो जाएगा, 6 × b+1. अभी b नहीं है यहाँ पे, q है ना, तो वहाँ पे q लेना है हमें, क्योंकि b को तो 6 लिया है हमने, है ना. तो q हो जाएगा. उसको थोड़ा करेक्ट कर लो. तो 6q+r. ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6q+0 और 6q+1, ये सारे हो जाएंगे. 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5. तो कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 6q+0, 6q+1, 6q+2. अगर आप देखो b को कुछ और ले लोगे, मान लो b को आपने 3 ले लिया, तो r कहां तक जाएगा, r=0 होगा, 1 होगा, 2 तक जाएगा. तो किसी भी नंबर को उन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. जो क्वेश्चन दिया हो उसके अकॉर्डिंगली हमको एक्ट करना है. So what we can do here is we have 6q+0, 6q+1, any number can be represented in this form. लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, show that any positive odd integer. ये positive odd integer की बात कर रहा है. ठीक है. positive odd integer की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी कहानी ये है कि अब आप देख लो इसमें से odd integer कौन सा हो सकता है. क्योंकि आप देखो, हमको कहाँ देखना है, हमको odd integer देखना है. तो लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा चीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी चीजें क्या हैं, ऑर्डर ना कुछ और चीजें आ रही हैं. ठीक है.
ये क्या हो गया, ये इवन हो गया, ये भी क्या हो गया, इवन हो गया, ये भी क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, तो ये तीनों कैसे हो गए, ऑल थ्री आर इवन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये तीनों क्या हैं, इवन है। तो अगर ये तीनों इवन हो गए तो उस वाले केस में हमको ये तो चाहिए नहीं इसका मतलब पहले तो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों हैं क्या, इवन, तो बच्चे कुछ ऑड है। ठीक है, तो ऑड नंबर कौन से हो गए, देखो ये जो व्हाइट सर्कल वाले मैं बना रहा हूँ वो ऑड हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये हो गए ऑड, ये हो जाएगा ऑड। ठीक है, व्हाइट वाले सारे क्या हो गए, ऑड हो गए। अब देखो ऑड नंबर कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं बिल्कुल 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 5, हेंस प्रूफ, यही प्रूव करना था हमको। ठीक है, तो बस आप एक लाइन वहां पे जरूर लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमने रिजेक्ट क्यों किए हैं, क्योंकि वो इवन थे। 6 क्यू + 0, 6 क्यू + 3, यहाँ पे लिख लेते हैं देखो, 6 क्यू + 0, 6 क्यू + 2, 6 क्यू + 4, ये सब कैसे हैं, दीज आर इवन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑड कौन से वाले हो गए, 6 क्यू + 1, 6, और ऑड इवन पता है 2 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है, इवन होता है, नहीं होगा तो ऑड होगा। 6 क्यू + 3 एंड 6 क्यू + 5। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑड। तो हमको यही प्रूव करना था कि कोई भी ऑड पॉजिटिव नंबर है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, और हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ये ऑड ही नंबर है। ठीक है, एनी ऑड पॉजिटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, राइट। सो अब क्या करो, थोड़ी देर आप सारी चीजें देखो कि क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, अब उनको थोड़ा सा एनालाइज करो कि कहाँ पे क्या क्या चीजें आपको देखनी है, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे we will try to move on to the next thing। देखो अब आप एक्सरसाइज 1.1 पूरी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन अटेम्प्ट द एंटायर एक्सरसाइज 1.1। वहां पे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली एक तो ये क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो यू आर नाउ इन पोजिशन टू अटेम्प्ट द एंटायर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा ब्रेक ब्रेक में देख सकते हो, है ना, यहाँ तक आप कंप्लीटली देखने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर उसके बाद दोबारा देख सकते हो। पर आप ये देखो कि हम इस वाले लेक्चर में विल ट्राई टू कवर टिल एक्सरसाइज 1.2, कंप्लीटली कवर करेंगे तो हाफ ऑफ द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ठीक है, और इसको आप कंटिन्यूसली ऐसा सोचो कि वी आर इन अ क्लास, हम क्लास के अंदर हैं एंड देन वी आर अटेंडिंग इट। आप इस तरह से उसको कंप्लीटली देखो शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाउ मच यू हैव गेन्ड फ्रॉम दिस।